नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम मरहूम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, पूर्व प्रधानमंत्री, उनके ऊपर कुछ बात करेंगे। और ये बात भी कुछ इसी टाइप की है कि एक व्यक्ति, पॉलिटिशियन, जिसने यह कहकर के इस बात को चर्चा में ला दिया है कि उनको भारत रत्न की उपाधि दी जाए। ये व्यक्ति कोई और नहीं, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। और उन्होंने यह बात क्यों कही, कैसे कही, क्या है उस बात का मतलब, ये बात हम समझाने की कोशिश करेंगे। ये बात हम बाद में बताएंगे, उससे पहले हम और कुछ बातें करने जा रहे हैं। एक फिल्म को लेकर के बात करेंगे। उस फिल्म की चर्चा यहाँ करना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद फिर बहुत सारी और भी बातें करेंगे। हमारे सामने एक स्टोरी आई है, उसको हम आपको सुनाने जा रहे हैं। और ये स्टोरी सुनाना इसलिए भी ज़रूरी है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में जो कुछ भी पिछले 10-11 सालों में हुआ, वो बहुत सबके सामने उससे पर्दा उठना बहुत ज़रूरी है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर एक फ़िल्म बनी थी 2019 में और रिलीज़ भी हुई। फिल्म देखी लोगों ने, उसका नाम था एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। इसके क्रिएटिव डायरेक्टर हर्षल मेहता थे और यह फिल्म केवल, या ये कहें सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर मनमोहन सिंह को बदनाम करने के लिए बनाई गई थी हर्षल मेहता द्वारा। और इसके जो रोल करने वाले थे वो थे अनुपम खेर। ये कहाँ से, किस तरह से टारगेट किया गया मनमोहन सिंह को, और उसमें मैं समझता हूँ कि देश का कोई भी, चाहे कितना भी बड़ा कलाकार हो, निश्चित तौर पर इस तरह की कहानी में हीरो का रोल अदा करने के लिए कभी अपनी मंजूरी नहीं देता। लेकिन अनुपम खेर ने इस पर रोल करने की मंजूरी दी और उसमें वो रोल भी अदा किया। और हर्षल मेहता कहाँ से गाइड हो रहे थे, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जनता के सामने लाना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यह फिल्म पूरी तरह से झूठ पर आधारित थी। अब ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, चूँकि हमें तो खैर खुद लगता है, हम कहेंगे कि झूठ पर आधारित थी, वास्तव में झूठ पर आधारित थी। लेकिन इस फिल्म को बनाने वाले ने एक्स पर लिखा है। एक्स आप समझते होंगे, जो लोग नहीं समझते हैं उन्हें बता देता हूँ, ट्विटर हैंडल जो होता है उस पर। और ये थे हर्षल मेहता, जिन्होंने अपने ट्विटर हैंडल का जो प्लेटफॉर्म है उस पर लिखा है, मशहूर पत्रकार वीर संघवी की इस टिप्पणी को 100% से ज़्यादा सही बताया। वीर संघवी एक पत्रकार, हमारे अंग्रेजी के पत्रकार थे। उन्होंने कहा था इस फिल्म के बारे में कि ये झूठ पर आधारित थी। तो हर्षल मेहता ने उसको और आगे बढ़ाते हुए कहा है कि यह फिल्म झूठ पर आधारित अब तक बनी सबसे खराब हिंदी फिल्मों में से एक है। यह फिल्म उदाहरण है कि कैसे किसी शरीफ इंसान को बदनाम करने के लिए मीडिया का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिल्म में मनमोहन सिंह की भूमिका निभाने वाले और पीएम मोदी के मशहूर प्रशंसक अभिनेता अनुपम खेर ने जब इस पर भड़कते हुए हर्षल मेहता को याद दिलाया कि ये भी इस फिल्म से जुड़े हुए थे, तो सब ने अपनी अपनी भड़ास निकाली है उनके मृत्यु के बाद। इसलिए उनका संघवी की टिप्पणी से सहमति जताना पाखंड है। हर्षल मेहता के लिए अब खरे ने कहा है
अनुपम खेर ने कहा है कि ये भी तो इस फिल्म से जुड़े हुए थे जो वीर संघवी की टिप्पणी को बढ़ावा दे रहे हैं या उसको सच साबित करने की बात कर रहे हैं। मेहता ने बिना किसी लाग लपेट के कहा, जाहिर है मैं अपनी गलतियों पर स्वीकार करते हुए कह सकता हूं कि मुझसे गलती हुई थी। हर्षल मेहता ने अब जाकर के कहा है उनकी मृत्यु के बाद कि हाँ, मैंने ये गलती की थी। लेकिन आम आदमी पार्टी, मतलब आप में जो हर्षल मेहता जैसा साहस नहीं है, वरना इस पार्टी के नेता दिवंगत मनमोहन सिंह के लिए भारत रत्न की भी मांग करने में पहले एक बार, मतलब कहने का अर्थ यह है कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जो मांग उन्होंने रखी है उससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह से माफ़ी मांगते। हर्षल मेहता ने तो अपनी जो बात कही है, उन्होंने जो फिल्म बनाई थी उसके लिए माफ़ी मांगी है और उन्होंने कहा कि ये दुनिया में अब तक जो फिल्में बनी हैं उनमें सबसे ख़राब फिल्म है। अब उन्होंने इस बात के लिए कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी किस मुंह से अब डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए भारत रत्न की मांग कर रही है। तो कहा यह जाता है कि यह कैसी उलटबासियां हैं। वास्तव में उलटबासी है कि मनमोहन सिंह को भ्रष्टतम प्रधानमंत्री करार देने वाले भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के गर्भ से निकली पार्टी आज उन्हें ईमानदार और देश की दिशा देने वाला प्रधानमंत्री के रूप में याद करते हुए भारत रत्न देने की मांग कर रही है। पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने समाचार एजेंसी पीटीआई को एक इंटरव्यू दिया था, उसमें ये बात कही थी कि मनमोहन सिंह जी का निधन भारत के लिए अपूर्णीय क्षति है। इतिहास उन्हें एक महान और ईमानदार नेता के तौर पर याद रखेगा। उसमें भारत रत्न पाने की सभी योग्यताएं हैं। भारत सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। जिन लोगों को 2011 से 2013 के बीच दिल्ली में अन्ना हजारे के चेहरे को और अरविंद केजरीवाल के बनाए नक्शे पर हुए जन लोकमत आंदोलन की याद होगी, उन्हें मनमोहन सिंह के देहांत के बाद आ रहे एक बयानों पर देखकर निश्चित ही हैरानी होगी। आंदोलन के समय गांधी का अवतार प्रचारित किया गया अन्ना हजारे को, जिसने मनमोहन सिंह के लिए समाज और देश की सबसे पहले आता है, उसकी वजह से हमारे देश को एक नई दिशा मिल गई और देश प्रगति पथ पर आज भी चल रहा है। यही अरविंद केजरीवाल ने कहा कि डॉक्टर सिंह एक दूरदर्शी नेता और उनके आर्थिक सुधारों ने आधुनिक भारत को आकार दिया, जिसमें विनम्रता से अनगिनत लोगों के जीवन का प्रभावित किया है। इन बयानों को सुनने के बाद यह यकीन करना मुश्किल होगा कि इन लोगों ने कभी जंतर मंतर से लेकर के रामलीला मैदान तक मनमोहन सिंह और उनके कैबिनेट के कथित भ्रष्टाचार के मुद्दा बनाकर के तूफान खड़ा कर दिया था। आंदोलन की मांग जन लोकपाल बनाने की थी, जिसके पास इतनी ताकत हो कि वह प्रधानमंत्री को भी तलब कर सके और सीबीआई भी उनके अधीन हो। आंदोलन में गीत संगीत लहराते तिरंगे से बंधे समा को कारपोरेट नियुक्त न्यूज़ चैनलों ने घर घर पहुंचाया, जिसमें मनमोहन सिंह सरकार की छवि आखिर भारतीय स्तर पर भ्रष्ट बन गई थी। अन्ना आंदोलन नेताओं का कहना था कि जन लोकपाल बनते ही सारे भ्रष्टाचारी जेल में होंगे। तब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर सीबीआई स्वतंत्र हो तो हमारे प्रधानमंत्री भी 2G या कोयला घोटाले में जेल जा सकते हैं। यानी केजरीवाल को पूरा यकीन था कि
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह टेलीकॉम और कोयला घोटाले के पीछे हैं। अगर सीबीआई स्वतंत्र हो तो उनका जेल जाना तय है। उस समय मीडिया 1,76,000 करोड़ के टेलीकॉम घोटाले को आकलन करने वाले सीएजी विनोद राय की बात के ब्रह्म वाक्य की तरह प्रभावित कर रहा है। कभी कोयला घोटाला, कभी कॉमनवेल्थ घोटाला, कभी 2G घोटाला। 2009 में दूसरी बार चुनाव जीतने के बाद मनमोहन सिंह इज किंग ऑफ धुन बजा रहा था। अचानक उनके सरकार के खिलाफ विस्फोटक सामग्रियों से भर दिया गया। 12 साल बाद ये सभी आरोप हवा हो चुके थे। टेलीकॉम घोटालों के आकलन पर सीएजी विनोद राय पर टिप्पणी करते हुए सीबीआई की कोर्ट ने कहा, कुछ लोगों ने इस मामले में कुछ चुनिंदा तथ्य उठाए और अपने हिसाब से उन्हें स्कैम करार दे दिया। सीएजी विनोद राय ने इस मामले को लेकर कितना लिखा था, इसमें कहा गया था कि कांग्रेस सांसद संजय निरुपम ने पीएम या जेपीसी की बैठकों में मनमोहन सिंह का नाम न लेने के लिए दबाव बनाया था, लेकिन तब जब संजय निरुपम ने मानहानि का दावा किया तो उन्होंने मान लिया कि यह उनकी गलतफहमी थी। यह बात आसानी से समझी जा सकती है कि मनमोहन सिंह के खिलाफ व्यापक षड्यंत्र रचा गया, जिसका कांग्रेस को भारी नुकसान झेलना पड़ा। अन्ना आंदोलन में भीड़ और अन्य सुविधाएं जुटाने में आरएसएस ने पूरी ताकत झोंक दी थी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लगातार दूसरी ओर हारने से परेशान था। उसमें केजरीवाल को अपना ही प्यादा समझकर जो कभी उसके विवेकानंद फाउंडेशन में रणनीति बनाने जुटते थे, लेकिन वे केजरीवाल ने अलग पार्टी बनाकर गच्चा दे दिया। पर इस पार्टी ने सरकार बनाने के बाद अपने जन लोकपाल को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई, जिसे वह एक ज़माने में हर मर्ज और इलाज की दवा बताते थे। और जब जैसे ही सरकार बनी तो वो सारा लोकपाल और ये सारा भ्रष्टाचार जो भी चीज़ें थी वो सबको भूल गए। केजरीवाल ने केंद्र की मनमोहन सरकार और दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगाते हुए दिसंबर 2013 में हुए चुनाव में दिल्ली में 28 सीटें जीती थीं। बहुमत के लिए उन्हें उसी कांग्रेस से समर्थन लेना पड़ा जिसे वो रात दिन गाली दिया करते थे। उस समय उन्होंने अपने जन लोकपाल बिल को स्वीकार न किए जाने को मुद्दा बनाते हुए 2 महीने बाद ही इस्तीफा दे दिया और फिर 2015 में दिल्ली की 70 में से 67 सीटें जीतकर रिकॉर्ड बनाया। इसी के साथ जन आंदोलन और जन लोकपाल को भूलने की शुरुआत हो गई थी। दिल्ली विधानसभा में जन लोकपाल बिल पारित करके केंद्र को भेज दिया गया और चुप्पी साध ली गई। दिल्ली के पूर्ण राज्य का दर्जा न होने पर सरकार के पास पूरे अधिकार न होने की उनकी दलीलें इसलिए बेकार हुई कि पंजाब में पूरी शक्ति वाली सरकार होने के बावजूद भी आज तक जन लोकपाल बिल पारित नहीं हो सका। सरकार तो छोड़िए, पार्टी में भी कोई अब लोकपाल की चर्चा नहीं करता। एक समय एडमिरल रामदास जैसे प्रतिनिधि व्यक्ति को पार्टी पर नज़र रखने के लिए लोकपाल बनाया गया, लेकिन दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार बनते ही उनसे छुटकारा पा लिया गया। लोकपाल वगैरह का सवाल उठाने वाले प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव जैसे लोग भी पार्टी से बाहर कर दिए गए। मनमोहन सरकार ने 2013 में लोकपाल अधिनियम पास कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने उसे जोगपाल बताया और लेकिन जब मोदी सरकार के 2016 में लोकपाल अधिनियम के कागज़ों को कमज़ोर करते हुए संशोधन किए तो अरविंद केजरीवाल अपनी धरना प्रदर्शन की याद नहीं रही। ये सभी इस कानून को लेकर एक ही हो रहा था कि हीला हवाली पर ही मुखर नहीं हुए। मोदी सरकार ने देर
देश का पहला लोकपाल 2019 में नियुक्त किया और कानून बनने के 6 साल बाद, और सीबीआई में लोकपाल के कहने पर पहला केस मार्च 2022 में दर्ज किया। अन्ना आंदोलन के दौरान सूख कर कोट कांटा हो गए केजरीवाल पर अब सेहत की देवी मेहरबान हुई, लेकिन लगातार उनके स्मृति काफ़ी कमज़ोर हो गई, वरना उन्हें भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दौरान लिए गए अपने तमाम संकल्पों को याद करना जरूरी होता। भ्रष्टाचार विरोधी अन्ना आंदोलन का पूरा लाभ स्वाभाविक तौर पर उस समय ही सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को मिला और मोदी की बयानबाजियों के राजनीतिक रंगमंच पर लूटने वाला नायक बन गया। मोदी प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन बीते 10 वर्षों में भ्रष्टाचार में कभी आने के बजाय और बढ़ गया। 2014 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशन द्वारा जारी की जाने वाली भ्रष्ट देशों की सूची में भारत की रैंकिंग 85वीं थी। 2024 में उसका स्थान गिरकर 93 हो गया। 2023 में भारत का भ्रष्टाचार धारण सूचकांक CPI 39 रह गया, जबकि 180 देशों की इस सूची में सबसे कम भ्रष्ट देश के खिलाफ पाने वाली डेनमार्क को CP1 90 और सबसे अधिक भ्रष्ट देश कहे जाने वाली सोमालिया का CPI 18 है। आज आम आदमी पार्टी वाकई एक आम पार्टी बन चुकी है। केजरीवाल समेत में कई नेता भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जा चुके हैं। सादगी का नारा देने वाले केजरीवाल पर शराब नीति में घोटाला करने और मुख्यमंत्री रहते अपने आवास पर 52 करोड़ खर्च कर उसे शीश महल बना देने का आरोप है। मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद आजसी ने कुर्सी पर उनकी खड़ाऊ लेकर शासन कर रही हैं, यानी सामूहिक नेतृत्व, पारदर्शिता और ईमानदारी का उनके दावा सवालों के घेरे में है। केजरीवाल कभी अपने मंच पर इंसान से इंसान में ही भाईचारा जैसा गीत गाते थे, लेकिन CAA और NRC के खिलाफ दिल्ली में हुए आंदोलन और हिंसा पर पार्टी और सरकार के रवैये ने धर्मनिरपेक्षता के प्रति उनके प्रतिबद्धता को और भी संदिग्ध बना दिया है। तो केजरीवाल के आंदोलन का असर क्या रहा? यह न कि बेदाग चरित्र वाले मनमोहन सिंह बुरी तरह से बदनाम हुए और केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनने के लिए मौका मिल गया। केजरीवाल और उनकी पार्टी के शब्दवाणी से घायल मनमोहन सिंह ने कभी कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा अब दिल्ली सरकार के अधिकार कम करने के लिए मोदी सरकार दिल्ली सर्विस रूल लाई। मनमोहन सिंह इसके खिलाफ वोट देने के लिए व्हील चेयर पर राज्यसभा पहुंचे थे। यह मनमोहन सिंह का बड़प्पन था। केजरीवाल चाहते तो उनसे मिल कर के उन पर लगाए गए सभी आरोपों पर माफ़ी मांग सकते थे, लेकिन चूक गए। मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने की मांग में छिपा हुआ यह आम आदमी पार्टी का अपने आरोपों को गलत मानती है। केजरीवाल चाहें तो सार्वजनिक रूप से खेद प्रकट करके पिछली चूक को भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि असलियत में केजरीवाल ने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की और सत्ता हासिल कर ली, लेकिन आज जो उनकी पार्टी भारत रत्न की मांग कर रही है, उससे पहले कम से कम मनमोहन सिंह के जिंदा रहते या मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देते वक्त इस बात की माफ़ी मांग लेती कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई और हमने एक स्वच्छ चरित्र के व्यक्ति को बेईमान घोषित किया। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसलिए पढ़ करके सुनाई कि आज आम आदमी पार्टी किस मुँह से मनमोहन सिंह के लिए भारत रत्न की मांग कर रही है। क्या
आम आदमी पार्टी के कहने से मनमोहन सिंह को भारत रत्न दिया जाएगा। मैं समझता हूं कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, तो फिर मेरा जहां तक सोचना है कि कोई माई का लाल नहीं रोक पाएगा। भारत रत्न तो उन्हें मिलना ही होगा, दिया जाना ही होगा। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें अब आपको, जब मनमोहन सिंह व्हील चेयर पर, आम आदमी पार्टी के जो रूल्स हैं दिल्ली में, उनको कम करने के लिए जो अध्यादेश लाया जा रहा था, उसके खिलाफ वोट देने आए थे, उस समय ही केजरीवाल को माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चूँकि केजरीवाल की पृष्ठभूमि आरएसएस की है, हम आपको साफ कर देते हैं। उनके पिता आरएसएस के व्यक्ति थे, ये भी उसी लाइन से उठ करके सामने आए हैं। आपको मालूम है कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो मूवमेंट था, उसमें आरएसएस की भूमिका 95% केजरीवाल के और अन्ना हजारे के इस आंदोलन को हवा देने के लिए साथ थी। उसमें दोनों को लाभ मिला, केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद मिला और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का पद मिला। भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है, 11 सालों से है। तो खैर, ये सब चीज़ें हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हैं। ये स्टोरी जो हमने आपको पढ़कर सुनाई, जो जो पिछली भूमिकाएं थी, उनके ऊपर हमने कोशिश करी कि भाई मनमोहन सिंह के बारे में इस तरह की कहानियां गढ़ने वाले अब कहाँ पर हैं, कैसे हैं। सरकार तो दिल्ली में केजरीवाल की थी, केजरीवाल चाहते तो उनके लिए निगमबोध घाट की जगह दूसरी जगह यमुना किनारे कहीं भी एक मेमोरियल के लिए जगह तत्काल दे सकते थे। आतिशी चाहती तो कुछ भी कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आज भी मैं समझता हूँ कि जो व्यक्ति सामान्य परिवार से आया हुआ था, वो पूरी तरह से सामान्य जो शमशान घाट था, उसी के माध्यम से वो ऊपर चला गया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। चैनल अभी तक यदि आपने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।